लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। तो सुना आपने, लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। लकवा का मूल कारण आयुर्वेद में हमारे दिमाग के अंदर की ज्ञानेंद्रियों में विस्फोट को माना गया है। मुख्य रूप से लकवा को कोशिकाओं से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को ज्ञानेंद्रियों से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को वायु रोग माना जाता है। और कैसे होता है लकवा? हमारे दिमाग का बायां भाग हमारे दाएं भाग को नियंत्रित करता है शरीर के, और हमारे दिमाग का जो दायां भाग है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। नियंत्रण करने वाली कोशिकाएं जब विचारों के दबाव में, हाई ब्लड प्रेशर के कारण टूटने लगती हैं, तो वे कोशिकाएं शरीर के जिस भाग को नियंत्रित करती हैं वो भाग काम करना बंद कर देता है। इसी को हम मूल रूप से लकवा का नाम देते हैं। ऐसी दशा में क्या रहता है कि अगर आपके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाओं में विस्फोट हुआ तो आपके हाथ पैर चलना, इस हिस्से के जो है हाथ चलना या पाँव चलना बंद हो जाएंगे। आप ठीक से न चल फिर सकेंगे, न उठ बैठ सकेंगे, कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे प्रभावी औषधि है नवजीवन रस। शरीर में कमजोरी चाहे कैसी भी है, चाहे बढ़ती उम्र के कारण, शुगर के कारण, अकस्मात की दुर्घटना होगी, या शरीर में कोई भी कारण हो, आप डिप्रेशन में हैं, तो हमारी जो संस्था है गंगा आयुर्वेद नई दिल्ली में तरह तरह की रिसर्च करती है। उसके लिए शरीर में भरपूर जोश, ताकत, इतनी ताकत आ जाएगी आप हैरान रह जाएंगे। आप 100% हमारी दवाई आयुर्वेदिक है। मात्र 2-3 महीने का कोर्स आप करेंगे, शरीर में इतनी ताकत आ जाएगी, चाहे किसी भी कारण से कमजोरी है, आप हैरान रह जाएंगे आप। और हमारे यहाँ जो इसका स्पेशल कोर्स होता है, स्पेशल शक्तिवर्धक गंगा अमृत, जो कि कोई भी महिला पुरुष किसी भी उम्र के अंदर अगर इस्तेमाल करता है और शरीर में किसी भी कारण से अगर कमजोरी है वो दूर हो जाती है। और इसका इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। शरीर में अगर आप ताकत पाना चाहते हैं, शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं, थकावट को दूर करना चाहते हैं, आपको जरा जरा सी देर के अंदर सांस फूलता है, आप चल नहीं पाते, थकावट हो जाती है। उसके अलावा कई नौजवान देखा गया है बचपन की गलती के कारण यौवन शक्ति अपने हाथ से नष्ट कर देते हैं, सीधे पतन होता है, शरीर में गिरावट आती है, चल नहीं पाते बिल्कुल भी, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। तो उसके लिए आप हमारे जो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं आप नोट करें, और घर बैठे 1-1 महीना या 15-15 दिन का आप कह करके स्पेशल शक्तिवर्धक गंगा अमृत मंगवाएं। आप हैरान रह जाएंगे, आपके शरीर में इतनी ताकत आ जाएगी, भरपूर जोश, ताकत, स्टेमिना, पूरी की पूरी किसी भी प्रकार से नामर्दी है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। तो सुना आपने, लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। लकवा का मूल कारण आयुर्वेद में हमारे दिमाग के अंदर की ज्ञानेंद्रियों में विस्फोट को माना गया है। मुख्य रूप से लकवा को कोशिकाओं से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को ज्ञानेंद्रियों से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को वायु रोग माना जाता है। और कैसे होता है लकवा? हमारे दिमाग का बायां भाग हमारे दाएं भाग को नियंत्रित करता है शरीर के, और हमारे दिमाग का जो दायां भाग है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। नियंत्रण करने वाली कोशिकाएं जब विचारों के दबाव में, हाई ब्लड प्रेशर के कारण टूटने लगती हैं, तो वे कोशिकाएं शरीर के जिस भाग को नियंत्रित करती हैं वो भाग काम करना बंद कर देता है। इसी को हम मूल रूप से लकवा का नाम देते हैं। ऐसी दशा में क्या रहता है कि अगर आपके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाओं में विस्फोट हुआ तो आपके हाथ पैर चलना, इस हिस्से के जो है हाथ चलना या पाँव चलना बंद हो जाएंगे। आप ठीक से न चल फिर सकेंगे, न उठ बैठ सकेंगे, कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे प्रभावी औषधि है नवजीवन रस। टूटने लगती हैं तो वे कोशिकाएं शरीर के जिस भाग को नियंत्रित करती हैं वो भाग काम करना बंद कर देता है। इसी को हम मूल रूप से लकवा का नाम देते हैं। ऐसी दशा में क्या रहता है कि अगर आपके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाओं में विस्फोट हुआ तो आपके हाथ पैर चलना, इस हिस्से के जो है हाथ चलना या पाँव चलना बंद हो जाएंगे। आप ठीक से न चल फिर सकेंगे, न उठ बैठ सकेंगे, कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे प्रभावी औषधि है नवजीवन रस। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। तो सुना आपने, लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। लकवा का मूल कारण आयुर्वेद में हमारे दिमाग के अंदर की ज्ञानेंद्रियों में विस्फोट को माना गया है। मुख्य रूप से लकवा को कोशिकाओं से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को ज्ञानेंद्रियों से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को वायु रोग माना जाता है। और कैसे होता है लकवा? हमारे दिमाग का बायां भाग हमारे दाएं भाग को नियंत्रित करता है शरीर के, और हमारे दिमाग का जो दायां भाग है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। नियंत्रण करने वाली कोशिकाएं जब विचारों के दबाव में, हाई ब्लड प्रेशर के कारण
टूटने लगती हैं। तो वे कोशिकाएं शरीर के जिस भाग को नियंत्रित करती हैं वो भाग काम करना बंद कर देता है। इसी को हम मूल रूप से लकवा का नाम देते हैं। ऐसी दशा में क्या रहता है कि अगर आपके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाओं में विस्फोट हुआ तो आपके हाथ पैर चलना, इस हिस्से के जो है हाथ चलना या पाँव चलना बंद हो जाएंगे। आप ठीक से न चल फिर सकेंगे, न उठ बैठ सकेंगे, कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे प्रभावी औषधि है नवजीवन रस। शरीर में कमजोरी चाहे कैसी भी है, चाहे बढ़ती उम्र के कारण, शुगर के कारण, अकस्मात की दुर्घटना होगी या शरीर में कोई भी कारण हो, आप डिप्रेशन में हैं, तो हमारी जो संस्था है गंगा आयुर्वेद नई दिल्ली में तरह तरह की रिसर्च करती है। उसके लिए शरीर में भरपूर जोश, ताकत, इतनी ताकत आ जाएगी आप हैरान रह जाएंगे। आप 100% हमारी दवाई आयुर्वेदिक है। मात्र 2-3 महीने का कोर्स आप करेंगे, शरीर में इतनी ताकत आ जाएगी, चाहे किसी भी कारण से कमजोरी है, आप हैरान रह जाएंगे आप। और हमारे यहाँ जो इसका स्पेशल कोर्स होता है, स्पेशल शक्तिवर्धक गंगा अमृत, जो कि कोई भी महिला पुरुष किसी भी उम्र के अंदर अगर इस्तेमाल करता है और शरीर में किसी भी कारण से अगर कमजोरी है वो दूर हो जाती है। और इसका इतना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है। शरीर में अगर आप ताकत पाना चाहते हैं, शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं, थकावट को दूर करना चाहते हैं, आपको जरा जरा सी देर के अंदर सांस फूलता है, आप चल नहीं पाते, थकावट हो जाती है। उसके अलावा कई नौजवान देखा गया है बचपन की गलती के कारण यौवन शक्ति अपने हाथ से नष्ट कर देते हैं, सीधे पतन होता है, शरीर में गिरावट आती है, चल नहीं पाते बिल्कुल भी, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। तो उसके लिए आप हमारे जो नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं आप नोट करें और घर बैठे 1-1 महीना या 15-15 दिन का आप कह करके स्पेशल शक्तिवर्धक गंगा अमृत मंगवाएं। आप हैरान रह जाएंगे, आपके शरीर में इतनी ताकत आ जाएगी, भरपूर जोश, ताकत, स्टेमिना, पूरी की पूरी किसी भी प्रकार से नामर्दी है तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। तो सुना आपने, लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। लकवा का मूल कारण आयुर्वेद में हमारे दिमाग के अंदर की ज्ञानेंद्रियों में विस्फोट को माना गया है। मुख्य रूप से लकवा को कोशिकाओं से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को ज्ञानेंद्रियों से संबंधित रोग माना जाता है, लकवा को वायु रोग माना जाता है। और कैसे होता है लकवा? हमारे दिमाग का बायां भाग हमारे दाएं भाग को नियंत्रित करता है शरीर के, और हमारे दिमाग का जो दायां भाग है वो शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है। नियंत्रण करने वाली कोशिकाएं जब विचारों के दबाव में, हाई ब्लड प्रेशर के कारण टूटने लगती हैं तो वे कोशिकाएं शरीर के जिस भाग को नियंत्रित करती हैं वो भाग काम करना बंद कर देता है। इसी को हम मूल रूप से लकवा का नाम देते हैं। ऐसी दशा में क्या रहता है कि अगर आपके दिमाग के इस हिस्से की कोशिकाओं में विस्फोट हुआ तो आपके हाथ पैर चलना, इस हिस्से के जो है हाथ चलना या पाँव चलना बंद हो जाएंगे। आप ठीक से न चल फिर सकेंगे, न उठ बैठ सकेंगे, कोई काम अपना नहीं कर पाएंगे। उसमें सबसे प्रभावी औषधि है नवजीवन। ब्रेक के बाद स्वागत है। तो प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम वो जवाब दिए जिनको लेकर सरकार लगातार निशाने पे रहती है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अब वो पीएम पद की जो रेस है उसमें वो शामिल नहीं है। चलिए, दिल्ली में इधर आपकी सरकार बनी है और कांग्रेस की पेशानी पर बल पड़ते नजर आ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरी सरकार ने के आज जवाबदेही तय करती नजर आई। प्रधानमंत्री ने आज कई अहम सवालों के जवाब दिए हैं। छवि बदलने की कड़ी मशक्कत जो थी वो साफ तौर पे नजर आई। कई चीजों को लेकर जो है जरूर प्रधानमंत्री ने निराशा जताई, जैसे भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा था जिसपे वो बार बार ये कहते नजर आए कि हम इस पे काबू करने में कहीं ना कहीं नाकाम हुए हैं। और दूसरी जो अहम बात थी वो महंगाई थी। लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे जिसपे पत्रकारों ने उन्हें घेरा, चाहे वो पीएम पद की रेस हो, चाहे वो इस्तीफे के सवालात हो, या फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जिस तरह से लगातार ये कहा जाता है कि 10 जनपद में फैसले होते हैं, उस पर सवालों, कई तीखे सवालों का सामना किया है प्रधानमंत्री ने। तो मोदी को उधर मोदी पे भी बोलते नजर आएगा। मोदी का पीएम बनना देश के लिए विनाशकारी है। साथ ही आम आदमी पार्टी को जरूर उन्होंने बधाई दी है, कहा कि जनता चुन के लाई है, ऐसे में बधाई दी है आम आदमी पार्टी को। और
जब उनसे सवाल किया गया इकोनॉमी के बाबत तो उन्होंने कहा कि कई चीजें जो थी वो काबू में नजर आई। जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी झेल रहा था तब भारत जो था वो सस्टेन था, वो खड़ा हुआ था, लेकिन आर्थिक मंदी का कहीं ना कहीं कुछ असर जरूर भारत पे पड़ा है और जिसकी वजह से जो है जो महंगाई है वो बढ़ी। उधर अगर बात की जाए नीतियों की तो उन्होंने कई नीतियां गिनाई जिसमें मनरेगा भी शामिल था और कहा कि मनरेगा से देश को फायदा, और कई ऐसी नीतियां हैं जिनसे जो ग्रामीण हैं, जो गांववासी हैं, उनको फायदा पहुंचा है। तो इस तमाम खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूसुफ अंसारी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ अनूप पांडे जुड़े हुए हैं, कांग्रेसी नेता हैं, और हमारे साथ आशिफ इकबाल जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। सबसे पहले आशिफ इकबाल का रुख कर लेते हैं। आशिफ, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे 32 पेजों का जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है उसमें क्या कुछ है? देखिए, सबसे पहले जी मैं आपको बताऊं कि तानवी, इस बातचीत को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि आज प्रधानमंत्री सबसे अधिक कॉन्फिडेंट में दिखे, क्योंकि हर सवालों का जवाब बड़ा ही बेबाकी से उन्होंने दिया। लेकिन कहीं ना कहीं से जो सभी लोगों के एक सवाल थे, तो कुछ दिन पहले एक समाचार पत्र में खबर आई थी कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी जगह नए प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी बैठाए जा सकते हैं, लाए जा सकते हैं। इन तमाम खबरों का खंडन किया, लेकिन साथ ही इस बात पर भी मुहर लगा दी कि 2014 के लिए उम्मीदवार सिर्फ राहुल गांधी होंगे और वहां अब प्रधानमंत्री पद की रेस से अपने आप को बाहर करते हुए नजर आए मनमोहन सिंह। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि 2014 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और 2014 में वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं होंगे। कि बार बार उनसे ये सवाल किया गया कि क्या आप 2014 में आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना देखना चाहते हैं, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बने और 2014 में इससे बड़ी उपलब्धि, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री ने यह बात कहा। जब एक सवाल किया गया कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी वर्सेस अगर नरेंद्र मोदी का मुकाबला होता है तो क्या नजर आएगा, वहां उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश के लिए सबसे बड़ा डिजास्टर होगा। कहीं ना कहीं से मनमोहन सिंह की नजर में साफ तौर पर अब ये बातें साफ हो चुकी है कि वो इस साल 2014 में वो आखिरी बार प्रधानमंत्री पद के रूप में वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और अगला 2014 के बाद जो चुनाव के बाद जो नया कार्यकाल शुरू होगा उसमें वो शामिल नहीं होंगे। राहुल गांधी को उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बताया है और साफ तौर पे कहा कि मेरे पसंदीदा उम्मीदवार राहुल गांधी होंगे और राहुल गांधी जिम्मेदारियां निभाने के लिए बखूबी अभी परिपक्व हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमने कई बार उनसे कहा था कि वो मंत्री बन जाए, वो आके जिम्मेदारी संभाले, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मुझे परिपक्व होने दीजिए, उसके बाद हम इस जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो मतलब साफ है कि मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तरफ से इस बात की पुख्ता जानकारी और पुख्ता मुहर लगाते नजर आए कि 2014 राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा कांग्रेस की तरफ से। चलिए, मैं सत्ता सवाल यह है कि कांग्रेसी नेता भी जुड़े हुए हैं। आशिफ, हम उनसे बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है इस बात को कहने के बाद कि वो पीएम पद की रेस में शामिल नहीं है मनमोहन सिंह, तो क्या इस संभावना को बल मिलता है कि राहुल गांधी अगले पीएम इन वेटिंग है कांग्रेस के? देखिए, कांग्रेस पार्टी बड़ा सूझबूझ के साथ इस समय चल रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी अपनी बात रखा। आज अगली जो लड़ाई है ये देश को बचाने की लड़ाई होगी और ये देश कैसे बचेगा, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपना रुख रखा। एक तरफ वो सियासत करने वाले लोग हैं जो देश को परेशान करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, दिलों को तोड़ देना चाहते हैं। तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी भी एक अपना ऐसा प्रबंध करने जा रही है जिसमें संघर्ष होगा और संघर्ष में हमें आशा है कांग्रेस पार्टी को विजय मिलेगी। जी अनूप जी, जो प्रबंध है उसको परिभाषित कीजिएगा। मतलब कांग्रेस पार्टी भी मोर्चा बनाएगी, तैयारी करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार उतारा है उसके विषय में पूरी दुनिया जानती है, तो उसका मुकाबला कांग्रेस करेगी डट कर, क्योंकि ये देश बहुत संवेदनशील देश है और यहाँ उस तरह की चीज़ें नहीं चलती हैं। इस देश में एक ऐसी व्यवस्था है, इस देश का एक ऐसा आधारशिला है, इस देश ऐसे बुनियाद पे खड़ा है कि इसको इतना जल्दी कमज़ोर नहीं किया जा सकता है और हिंदुस्तान के हर लोग मजबूती के साथ मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का अहम मुद्दा है। चलिए, हम यूसुफ अंसारी जी का रुख करते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। यूसुफ अंसारी जी, इस पूरी जो भी आपने जितने भी सवालात किए गए हैं पत्रकारों के द्वारा या जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है प्रधानमंत्री ने, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो क्या नजर आ रहा है? देखिए तनवीर, इसका प्रधानमंत्री की आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये एक तरह से उनकी विदाई प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उन्होंने साफ कर दिया कि
2014 मई 2014 22 मई 2014 को उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। उसके बाद कोई नया प्रधानमंत्री होगा और उन्होंने ये इच्छा जताई है, खुशी इस पर उम्मीद जताई है कि अगला प्रधानमंत्री यूपीए से होगा। कौन होगा इस पर वो खामोश हैं और अभी कुछ कह भी नहीं सकते। हाँ, उनकी दिली इच्छा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। तो ये बात तो साफ है, एक कयास लगाए जा रहे थे कि अगर तीसरी बार भी यूपीए सत्ता में आ जाती है तो किस बहाने मनमोहन सिंह को हटाएगी कांग्रेस, क्योंकि मनमोहन सिंह ही लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं और जो भी कुछ उपलब्धियां हैं यूपीए का नाम वो मनमोहन सिंह की देन है। तो ऐसे में सवाल था कि कैसे, तो एक कदम आगे बढ़कर ही पार्टी की स्ट्रेटेजी है कांग्रेस की कि खुद मनमोहन सिंह जी से कहलवाया गया कि अब वो आगे प्रधानमंत्री नहीं रहना चाहते हैं, किसी और को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाए। और ऐसे में चर्चाएं ये भी आ रही हैं कांग्रेस के अंदर से कि शायद एक आध हफ्ते के बाद अगले 10-12 दिन में राहुल गांधी को फॉर्मल तरीके से, जो सम्मेलन कांग्रेस का होने जा रहा है अधिवेशन, उस अधिवेशन में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का बाकायदा उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की तरफ से आज़ाद हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा होगा कि चुनाव से पहले किसी को कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव लड़ेगी। तो ये संकेत साफ है। और जिस तरह से उपलब्धियां गिनवाई है मनमोहन सिंह ने, और बार बार ये बात कही है कि इतिहास ये फैसला करेगा, इतिहासकार ये फैसला करेंगे कि मेरा कार्यकाल कैसा रहा। और ये एक इतिहासकारों पर उन्होंने छोड़ा है अपने आप को जज करने का फैसला। तो एक ये माना जाना चाहिए कि अब वो उस रेस से बाहर है। अभी जो अनूप जी कह रहे थे कि देश को बचाने के लिए सब लोग लड़े हैं, सारी लड़ाई तो तनवीर देश को बचाने के लिए ही हो रही है। बीजेपी वाले कहते हैं कि देश को कांग्रेस से बचाना है, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी से देश को बचाना है, और आम आदमी पार्टी अब कह रही है कि साहब कांग्रेस और बीजेपी दोनों से देश को बचाना है। तो सही बात, अगला जो 2014 का चुनाव होने जा रहा है वो मान के चलिए कि बहुत दिलचस्प मुकाबला उसके अंदर होगा। और कई बार तो सवाल आए और मनमोहन सिंह ने भी बार बार कहा कि राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी अगर मुकाबला होता है और नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। ये उनका असेसमेंट है और देश में बहुत बड़ा तबका है जिसको ये मानना है। लेकिन निजी तौर पर मैं मानता हूं कि अगर लोकसभा चुनाव के अंदर मुकाबला नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा तो कांग्रेस का पक्ष काफी कमजोर हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ नवीन पांडे जुड़ चुके हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं, उनसे बात कर लेते हैं ज्यादा चर्चा के लिए। सरकार की आलोचनाओं पे नवीन जब भी देखा गया है प्रधानमंत्री अक्सर चुप्पी साधे नजर आए, लेकिन आज अगर बात की जाए तो आज बेहद आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए, हर सवाल का जवाब वो देते नजर आए। तो क्या माने कि विधानसभा चुनाव की जो हार है उससे सबक लिया और लोकसभा की तैयारी की जा रही है? देखिए तन्वी, ऐसा है कि पीएम का जो आज का भाषण था वो एक तरह से विदाई भाषण के तौर पर था। एक ऐसा पीएम जो 10 साल तक, तकरीबन 9.5 साल तक देश पर शासन करने के बाद अपनी विदाई का ऐलान कर रहा है। ढके छुपे शब्दों में उन्होंने राहुल को अपनी विरासत सौंपने का ऐलान भी कर दिया। हालांकि उन्होंने ये कहा कि सर विचार चल रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर राहुल को उन्होंने आगे कर दिया और ये बताया कि वो इसके लिए काबिल है। यूपीए 2 की तमाम नाकामियों के बावजूद उन्होंने बढ़ चढ़कर आज वादे किए। पीएम पर अक्सर एक गैर राजनीतिक नेता होने का आरोप लगता रहा है। पीएम के तौर पर ये उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इंदिरा मनमोहन ने मोदी पर सबसे करारा हमला किया। मोदी के पीएम बनने पर देश की बर्बादी बताकर उन्होंने एक तरह से खुद हमला करने के लिए उनको न्योता सा दे दिया है। लेकिन आज उनकी भाषा बेहद आक्रामक रही, बेहद आक्रामक अंदाज में बोले। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अहमदाबाद की सड़कों पर कत्लेआम करने वाला जिसके गुण होता है वो अच्छा प्रधानमंत्री नहीं कहा जा सकता। जाहिर तौर पर उन्होंने एक तरह से मोर्चा खोल दिया अगले लोकसभा चुनाव के लिए। उन्होंने एक लाइन तय कर दी है कि मोदी उनके लिए सबसे बड़ा कांग्रेस का एजेंडा रहने वाले हैं, और ये कहा। और सबसे बड़ी बात उन्होंने एक जो कही कि मैं कमजोर प्रधानमंत्री नहीं हूं, इसका फैसला उन्होंने इतिहास पर छोड़ दिया है। मीडिया पर उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि मीडिया अक्सर उनके बारे में जो है वाइज रहा है। तो इतिहास तय करेगा कि वो कमजोर प्रधानमंत्री है कि नहीं है। जी। और एक और उन्होंने एक सफल राजनेता के तौर पर आज जो है जो आम आदमी पार्टी पे कोई सीधी टिप्पणी नहीं की। उन्होंने कहा कि वो अभी वक्त देने की जरूरत है उनको, एक तरह से उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। जी, अक्सर कहा जाता है कि जो है वो राहुल और सोनिया के साथ वो उनके कहने पे काम करते हैं। आज उन्होंने कहीं न कहीं इशारों में कहा कि उनके मतभेद रहे हैं कई मुद्दों पर। तो ये बात कहकर उन्होंने ये बात गलत साबित करने की कोशिश की कि उनकी सरकार 10 जनपद के इशारों पर चलती रही है। कुल मिला के उनका जो भाषण था वो एक मजे हुए राजनेता का तौर पर भले ना हो, लेकिन एक सधे हुए राजनेता का भाषण जरूर था। तन्वी जी बिल्कुल, हमारे साथ अनूप पांडे भी जुड़े हुए हैं। अनूप जी, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमें इस बात का अफसोस है, इस बात का दुख है कि जो हमारा काम है वो आवाम तक नहीं पहुंचता। आखिर इस तरह की कैंपेनिंग की जाती है, प्रचार किया जाता है, आखिर क्यों आवाम नहीं जुड़ पाती है? देखिए, कहीं ना कहीं से तो कांग्रेस की कमजोरी रही ही है। कांग्रेस इतना काम इस 10 वर्षों में किया है और वाकई जाहिर तौर पर जितना विरोधी पक्ष हमला बोला है कांग्रेस के ऊपर मीडिया के माध्यम से
ये जो तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे जो लगे हैं, कहीं कोई पेंडिंग में है, कहीं कोई चल रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर जो सत्ता में रहता है उसके ऊपर आरोप लगते रहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी की एक विशेष खासियत रही है कि इधर उधर की बात न करके उन्होंने एक बुनियादी चीज़ों को इस देश की तरक्की के लिए किया है। और प्रधानमंत्री जी को आज तो उन्होंने अपनी पूरी भावना प्रकट किया। तमाम आरोप की कम बोलते हैं तो 10 जनपद से चलता है, इन चीजों को भी उन्होंने समय समय पर जताया है हिंदुस्तान में न्यूक्लियर डील पे। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा वो औपचारिक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और कोई भी प्रधानमंत्री सार्वजनिक तौर पे ये नहीं मान सकता कि हाँ वो कठपुतली प्रधानमंत्री है या उसका फैसले करने वाले हैं। ये अनूप बात, लेकिन आप कांग्रेस के अंदर है, हम भी कांग्रेस को बहुत दिन से लड़ रहे हैं, ये बात तो सही है। इसु भाई, कई बार ऐसे मौके आए कि जब राहुल गांधी को हस्तक्षेप करना पड़ा। आपने अपराधियों वाला जो बिल था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिसको 2 साल की सजा हो चुकी है वो चुनाव नहीं लड़ेगा, उस फैसले को पलटने के लिए आपकी सरकार बिल लाई कि नहीं लाई? अगर वो राहुल गांधी ने स्टैंड नहीं लिया होता बिल्कुल पास हो जाता। राहुल जी, इसका मतलब ये साफ हुआ ना कि सारी चीजें स्मूथली नहीं चल रही थी। ये तो बात बिल्कुल साफ है। और प्रधानमंत्री से हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठ के वो ये बात मानेंगे कि हाँ उनके ऊपर दबाव था। या एक सवाल पूछा था शादी जमा साहब ने कि कई बार ऐसे मुश्किल हालात आए कि शायद आपको लगा हो कि इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री ने मना किया। लेकिन हमारे पास पुख्ता जानकारियां हैं कि कई बार प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं स्टेप डाउन कर जाऊंगा, किसी और को बना दीजिए, जिम्मेदारी दे दीजिए। देखिए, ऐसा है कि कई मसलों पर सीधे सीधे सोनिया गांधी के साथ उनके इख्तलाफ रहे हैं। तो ये चीजें बाहर, ठीक है आप कांग्रेस के नेता हैं, आप तक नहीं आती होंगी, लेकिन हम पत्रकार हैं, हमारे पास तो आती है। राजनीतिक दलों के अंदर देखिए कि लोकतंत्र है और लोकतंत्र की यही मजबूती है कि मान लीजिए कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, सरकार है, और पार्टी के अंदर भी लोग हैं जो संगठन देख रहे हैं। तो दोनों लोगों का जब तालमेल होता है तो कोई काम अच्छा होता है। तो कभी कभी मतभेद होते हैं, हर दलों की बात है, कोई कांग्रेस की ही बात नहीं है। चलिए, आशिफ इकबाल भी हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। आशिफ, साफ तौर पे मीडिया पे भी आरोप लगाते नजर आए मनमोहन सिंह। उन्होंने कहा कि मीडिया भी कभी कभी जो है हम विपक्ष की तरह जो है बिहेव करता है, विपक्ष की तरह जो है वो अपना रुख अपनाता है। देखिए तानवी, मीडिया को लोग ढोल समझते हैं, जब जरूरत पड़ती है तब ढोल की तरह बजाते हैं और जब जरूरत पड़ती है तो ढोल के स्वर उनको बहुत अच्छे लगते हैं। आपको याद होगा कि जब यूपीए 1 सरकार थी तो यूपीए 1 सरकार को सभी ने सराहा था, सभी ने तारीफ की थी, सभी ने ये कहा कि 5 साल की सरकार ने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की, इसीलिए यूपीए 2 बना। लेकिन यूपीए 2 में जब सरकार ने कार्यकाल अच्छा नहीं किया हो, तमाम बातें सामने आती हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आता है, महंगाई उनकी निरंतर बढ़ती जाती है, तमाम मुद्दों पर वो घिरती सरकार नजर आती है, कमजोर सरकार नजर आती है। ये पहली सरकार होगी जहां भ्रष्टाचार के आरोप में 4 केंद्रीय मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ता है। तो उस वक्त अगर मीडिया इस बातों को उठाती है तो मीडिया सबसे बड़ी गुनहगार हो जाती है। और आपको याद होगा कि 3 दिन पहले सोनिया गांधी ने भी यही बात कही, जब उन्होंने कहा कि मीडिया का रोल जो है वो जस्टिफाई नहीं होता है, जबकि वो सिर्फ कांग्रेस सरकार जो राज्य सरकारें हैं उनको वो टारगेट करते हैं, जबकि बीजेपी की सरकारें भी होती हैं। साफ तौर पे ये समझ में नहीं आता कि अगर जब अच्छा करते हैं तो आपके अचीवमेंट की तारीफ भी होती है और जब बुरा करते हैं तो अचीवमेंट अगर अच्छा काम नहीं किया है तो उसकी बातें भी साफ तौर पे मीडिया में जाहिर होती है। तो इसको भी एक्सेप्ट करना सीखना होगा कांग्रेस को। और कांग्रेस यूसुफ अंसारी जी का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए। यूसुफ जी, अरुण जेटली ने जो सवालात किए थे, नहीं लगता है कि उनके अहम जवाबों के साथ, उनके पुख्ता जवाबों के साथ प्रधानमंत्री को आना चाहिए था? क्योंकि सवालात जो है वो कल शाम किए गए थे और होमवर्क किया जा सकता था। जो तमाम सवाल किए थे वो बेहद अहम थे और हर इंसान जानना चाहता था कि अरुण जेटली के आखिर जो सवाल है उन पर क्या प्रतिक्रिया होगी। बिल्कुल सही बात है, पूरे जवाब के साथ प्रधानमंत्री को आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आए और हो सकता है बाद में प्रधानमंत्री की तरफ से आए। और अरुण जेटली आज फिर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो जो कुछ डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला है उस पर हो सकता है वो टीका टिप्पणी करें। लेकिन ये चीज़ तो है, कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री टाल गए हैं, सवालों को जवाब नहीं दिया या सीधे सीधे बात नहीं की है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि वो किस सवाल का किस तरह से जवाब देते हैं और उसका भरपूर उन्होंने एक तरह से फ़ायदा उठाया। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी उसका मकसद सिर्फ
मुझे लगता है पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लब्बोलवाब ये था कि प्रधानमंत्री एक तरह से विदा ले रहे हैं और उनको ये बात सामने लाना था जो कि राहुल गांधी को आगे करना है, इसलिए ये कहना था कि मैं अपने कदम पीछे हटा रहा हूँ और मैं अगली बार प्रधानमंत्री की रेस में कतई शामिल नहीं हूँ। और इस बात को उन्होंने बहुत पुख्तगी के साथ सामने रखा है और अपना अचीवमेंट जिस तरह से गिराए हैं वो एक साफ था कि भाई अब वो आगे उस दौड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे जहाँ प्रधानमंत्री के पद को लेकर के वो रेस एक तरह से लगेगी। बहरहाल विपक्ष के सवाल होते हैं, उनका जवाब सरकार की तरफ से आना चाहिए और नहीं आया तो ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, नवीन पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, मैनेजिंग एडिटर हैं, उनसे सवाल कर लेते हैं। नवीन, ये नहीं लगता है कि जो तमाम जवाब दिए, जो भी प्रधानमंत्री की तरफ से जवाब दिए गए हैं, क्या लगता है कि वो अपने मकसद में कामयाब हुए? क्योंकि पहले ही अंदाजा लगाया जा रहा था जो भी आज प्रधानमंत्री बोलेंगे उसका मकसद होगा कांग्रेस की छवि को सुधारना। देखिए तन्वी, ऐसा है कि प्रधानमंत्री ने बहुत साहबगोई दिखाई है और एक मजहब राजनेता की तरह बनने की कोशिश की है। हालांकि वो ऐसा अक्सर दिखते नहीं है, लेकिन आज उनका कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा था। जहां तक आपने अरुण जेटली के सवालों की बात की तो वो काफी हद तक उन्होंने जवाब दे दिए हैं। अरुण जेटली साहब ने उनसे पूछा था कि प्रधानमंत्री के तौर पर वो अपने कार्यकाल का आकलन कैसे करेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर मेरा कार्यकाल ठीक रहा है और बाकी इसका फैसला इतिहास करेगा। इतिहास में ही उन्होंने जवाब छोड़ दिया है। और वित्त मंत्री वाला सवाल था, उसके बारे में उन्होंने काफी कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था ने सुधारी है, लेकिन दुनिया भर में जो मंदी आई है उसका असर पड़ा है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत दिक्कतें रही हैं। लेकिन बड़ा चल के दावे किए उन्होंने कहा कि हमने नौकरियां बढ़ाई, नौकरियां भले नहीं बढ़ा पाए, महंगाई भले कम नहीं कर पाए, लेकिन रोजगार दिया, तमाम मतलब प्रति व्यक्ति आय बढ़ाई। और करप्शन को उन्होंने कहा कि हमने लोकपाल सहित कई मुद्दे लेके आए, तो बचाव बखूबी किया उन्होंने अपनी पार्टी का। अर्थव्यवस्था के मामले में जहां तक बात उन्होंने बढ़ चढ़ के बातें कही हैं, तो तमाम कुछ नाकामियां मानी और कुछ अच्छे ऐलान किए, एक तरह से संतुलित करने की कोशिश की। कुल मिलाकर एक अच्छे राजनेता के तौर पर दिखाई दिए। लेकिन अब यहाँ से सवाल उठता है कि विपक्ष जो उनको घेरने वाला है, जो अभी प्रतिक्रियाएं आ रही है विपक्षी नेताओं की, वो काफी आक्रामक है। मनमोहन सिंह के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है और अब ये देखना पड़ेगा उनको कि जो है किस तरह से उनका जो आक्रामकता है वो आगे चल के क्या जवाब में उनको आती है। तन्वी, बिल्कुल। अनूप जी का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर अगर भ्रष्टाचार को एक अहम वजह तो माना है अनूप जी, चाहे वो कोलगेट हो चाहे वो 2G हो, आखिर क्यों इन शंकाओं को दूर करने की कोशिश नहीं की गई? देखिए, भ्रष्टाचार अकेले किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार एक ऐसा है कि जहां विकास होगा जी, वहां भ्रष्टाचार जाहिर तौर पर, चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, भाजपा की सरकार रहे या किसी भी लोकतांत्रिक सरकार यहाँ हो, क्या होता है कि दल के अंदर बहुतेरे लोग होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, कुछ दल ऐसे होते हैं कि पूरा जैसे मिलीजुली सरकार होती है, कुछ बाध्यताएं होती हैं, तो उसमें अगर कोई गलत कर देता है तो उससे क्या होता है कि पूरी पार्टी बदनाम होती है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए जी। और कांग्रेस पार्टी का एक सबसे बड़ी खास पारदर्शिता जो रही है इस पूरे माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, कि जिसने भी गलत किया है वो सजा पाया है। और ऐसा नहीं है कि हर आदमी, एक प्रकृति का शाश्वत नियम है कि हर आदमी कब क्या कर बैठे, ये कोई ठीक तो है नहीं। कैबिनेट बनती है, उसमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ सही होते हैं, लेकिन ज्यादातर जो सही काम है उसका आकलन कम होता है और थोड़े से खराब काम का आकलन और बढ़ा चढ़ा करके मीडिया में। जी, आपका कहना यह है कि सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है भ्रष्टाचार? नहीं, सिस्टम का जरूरी हिस्सा नहीं है, इससे सबको मुकाबला करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आम आदमी की पार्टी भ्रष्टाचार दूर कर देगी, कांग्रेस पार्टी अकेले भ्रष्टाचार दूर कर देगी, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले भ्रष्टाचार दूर कर देगी या मीडिया भ्रष्टाचार को दूर कर देगी। ये सिस्टम है और इसमें सारे लोग हैं, मीडिया है, राजनीतिक दल है, इसमें आम जनता है, सबको मिलकर के इस भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अकेले कांग्रेस भ्रष्टाचार को दूर कर देगी या अन्ना हजारे जी आ जाएंगे और भ्रष्टाचार का विनाश कर देंगे, केजरीवाल जी आ जाएंगे और सिस्टम को चेंज करके चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसमें सारे लोगों को मिलजुल करके काम करना पड़ेगा। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप जड़ने से बेहतर है कि इस देश के हर इंसान को, हर ग्रुप को, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो राजनीतिक लोग हो, राजनीतिक दल हो, एडवोकेट हो, शिक्षक हो, अधिकारीगण हो, सबको अपने दिमाग, मन मिजाज को बनाना पड़ेगा, तब जाकर के इस हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार दूर होगा। बिल्कुल। लेकिन प्रधानमंत्री अनूप जी, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की जीत की वजह यही रही है क्योंकि उसने भ्रष्टाचार पर चिंता जाहिर की है। तो ये चिंता क्यों नहीं कांग्रेस की तरफ से? ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा तो मानना है यहाँ
बदलाव शाश्वत नियम है प्रकृति का। 25 साल, यहाँ 15 सालों से कांग्रेस की सरकार थी जी। कुछ महंगाई वजह रही, कुछ इतना हो हल्ला हुआ चैनलों पर, अखबार में, मीडिया में, और भ्रष्टाचार चारों तरफ हंगामा खड़ा हुआ। कुछ नए लोग आए, कुछ वोटर बढ़ गए, कुछ नौजवान जो 10 साल का नौजवान था वो 25 साल का हो गया, एक ही चीज देखता। तो बदलाव एक शाश्वत नियम है। राजनीतिक दल कभी सत्ता से दूर रहते हैं, कभी विपक्ष में रहते हैं। तो अगर बदलाव शाश्वत नियम में तो आप मान के चलेगा 10 साल तो सेंटर में भी हो गए आपको, तो यहाँ भी बदलाव होना चाहिए। ये नहीं, ये हम नहीं कह रहे। 10 साल कुल मिलाकर के अनूप जी, दिल्ली चुनाव रोक नहीं पाता है। दिल्ली का चुनाव में कांग्रेस मैनेज नहीं कर पाई। तमाम बातें आपने कही। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद ये बात मानी है कि हम रोजगार के ज़्यादा मौके मुहैया नहीं करा पाए, बेरोजगारी को हम ख़त्म नहीं कर पाए, महंगाई काबू में नहीं रही तमाम कोशिशों के बावजूद। ठीक है, इंटरनेशनल फिनोमिना है, पूरी दुनिया के अंदर एक मंदी का दौर था, उसमें हम सस्टेनेबल एक तरह से खड़े रहे, लेकिन आम आदमी पर फर्क पड़ा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई 4 गुना प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, लेकिन महंगाई तो और कई गुना बढ़ गई है ना। तो एक ये जो कॉमन आदमी को, एक आम आदमी को जो सीधे इफेक्ट करती है, उस चीज़ पर अगर काबू नहीं पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है एक आक्रोश उभरेगा। और उस आक्रोश ने दिल्ली में दिखा दिया कि जन आक्रोश जब हद से बढ़ जाता है और आदमी अपने वोट का सही इस्तेमाल करना सीखता है, तो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है वो किस तरह धराशायी होती है। चलिए रुक कर लेते हैं। हमारे साथ सैम जाजू जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल न्यूज में। जो भी आज प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या कुछ इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? आज प्रधानमंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस साल के शुरुआत की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमें ऐसा लगा कि वो देश को शुभकामना देंगे, कुछ संकल्प लेंगे, पर ध्यान में ऐसे आया कि उनको संकल्प लेने के लिए मजबूर कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनके ये विदाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। 17 तारीख को कांग्रेस के मीटिंग में जो घोषणा होनी है उसकी पृष्ठभूमि बनाने के लिए मनमोहन सिंह जी ने आज पत्रकारों के साथ वो रूबरू हुए हैं और ध्यान में ऐसा आया कि उनका फ्रस्ट्रेशन उसमें झलक रहा है। 10 साल के अपने यूपीए के कार्यकाल के बारे में तो वो कुछ कर नहीं पा रहे, कह नहीं पा रहे, कुछ कहने के लिए ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं है, उपलब्धि नहीं है। पर मोदी जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने भी ये ध्यान में ला दिया कि पूरे कांग्रेस पर मोदी का संकट छाया हुआ है। मोदी के नाम से पूरे कांग्रेस में बौखलाहट होती है। 4 राज्यों के चुनाव में भी ये बता दिया, मोदी का अंडरकरंट पूरे देश में है और विकास का मॉडल लेकर मोदी जी जवाब देना चाहेंगे आप? करते समय मिनिस्टर जो आज तक रिएक्शन देने में बड़े रिस्पॉन्सिबल। जी अनूप जी, क्या वाकई खौफ में है नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस? जवाब दीजिए। कांग्रेस कहीं कोई उसमें नहीं है। कांग्रेस इस देश को बचाना चाहती है और समझाना चाहती है इस देश के वासियों को कि बड़ी गंभीरता का विषय है। हिंदुस्तान बहुत खतरे के दौर से गुजर रहा है। जब तक हिंदुस्तान में एकता नहीं होगी, भाईचारा नहीं होगा, आपस में एकता नहीं होगी, तो किस विकास मॉडल की हम बात करेंगे? यहाँ सबको लेके नहीं चलेंगे तो हम हम विकास करके क्या कर पाएंगे? आज पूरे मैं तो प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। और अभी श्याम जाजू जी जो बोल रहे थे, पूरे दुनिया में आर्थिक मंदी थी, पूरी दुनिया गड़बड़ा रही थी, उसके पैर हिल रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान धीरे धीरे एक मजबूत इरादे की तरफ बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान को एक मजबूत इरादे के साथ लेकर महंगाई है, मंदी है, दूर होगी, आगे भारत तरक्की करेगा। ऐसा नहीं है कि 10 साल से इसी इंतजार में कि महंगाई मंदी दूर हो। बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। तो सुना आपने, लकवा से मुक्ति तो सिर्फ आयुर्वेद में ही संभव है। लकवा का मूल कारण